हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम 14 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में 1992 से लेकर के 2026 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके भी पेपर में देखने को मिलेंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। छोटा सा सेशन है बट इम्पॉर्टेंट है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ 2026 से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेशन देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इस तरह से आपका रिवीजन भी होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग बताइए कि पर्यावरण किससे बनता है। और देखिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर लिखा मिल जाता है आपको कि यह प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 93 से 95 बीपीएससी प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए पर्यावरण किससे बनता है, तो देखिए पर्यावरण जो है ना, ये जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवीय घटकों से यानी कि जैविक संगठक से, और जैविक संगठक के अंतर्गत पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सब आते हैं। उसके बाद देखिए अजैव घटकों से अजैव घटक या फिर भौतिक संगठक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल ये सब आ जाता है। उसके बाद आपका है भू आकृतिक संगठक से। देखिए भू आकृति की बात करते हैं तो ये ऊर्जा संगठक के अंतर्गत आता है। इसमें आपको सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आते हैं। तो याद रखिएगा पर्यावरण किससे बनता है, तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्यावरण जो है एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसके 3 संगठक हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। देखिए ये 65वीं बीपीएससी में 2019 में प्रश्न ये पूछा गया है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का जो सटीक जगह है, एक्चुअल लोकेशन होता है, उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। ये हैबिटेट कहलाता है, यानी कि हिंदी में बोले तो आवास कहलाता है, अंग्रेजी में हैबिटेट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। वो जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो देखिए जो जानवर मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं उनको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं, यानी कि कार्निवोर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्निवोर अंग्रेजी वर्ड दिया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। कार्निवोर, मांसाहारी तो आपको याद ही होता है, जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं, बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमाने के लिए अंग्रेजी शब्द दिया गया है कार्निवोर। और इसके अंतर्गत जो है आपको पता है शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता ये सब आते हैं। अच्छा शाकाहारी क्या क्या बोलते हैं शाकाहारी को? शाकाहारी को हर्बीवोर बोला जाता है। हर्बीवोर ये शाकाहारी होते हैं,
ठीक है ना। ओमनीवोर होता है, ओमनीवोर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओमनीवोर सर्वाहारी होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, याद रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति यानी कि अंग्रेजी में बोले तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है ना, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के दृष्टिगत भारत के कुल भूमि के कम से कम 33% भूमि जो है उस पर वन आवश्यक है, जिससे कि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 33%। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। तो देखिए पृथ्वी की अनियनाश्रित भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण होता है। और देखिए पृथ्वी का वायुमंडल में आपको याद होगा कि लगभग 78% जो है ना नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस होता है। ठीक है ना, 0.003% जो होता है ये आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। ऑक्सीजन के वृहद एवं उच्च स्रोतों में जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण और घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रमुख हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से और घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में यह प्रश्न पूछा गया है, जो री एग्जाम हुआ था जुलाई 2024 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, आपको याद रखना है मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया, यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, बताइए। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन 189 सदस्य देशों के द्वारा सितंबर सन 2000 में एक हस्ताक्षरित जो है आपको मिलेनियम डिक्लेरेशन हुआ था। इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 जो है मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है उसकी घोषणा किया था, जिनकी प्राप्ति सदस्य देशों के द्वारा 2015 तक करनी थी। और इसमें जो है 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं। ये आपका है कौन कौन सा, तो एक तो गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन है। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हो गया आपका गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, यानी कि भूख को समाप्त करना। ठीक है, उसके बाद सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा महिला सशक्तिकरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ये 3 हो गए। उसके बाद चौथा है बाल मृत्यु दर में कमी लाना। 5वां है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। 6ठा है HIV एड्स मलेरिया और अन्य जो प्रमुख रोग हैं उसकी रोकथाम करना। 7वां है पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना। और 8वां है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास करना। तो ये 8 लक्ष्य हैं। और आपको याद होगा कि 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए UNDP ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी में ही ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जिन प्रजातियों के सामने विलुप्त हो जाने का स्पष्ट खतरा होता है और जिनकी संख्या और आवास इतनी घट चुकी है कि वे भविष्य में लुप्त हो सकते हैं, उन्हें जो है संकटाग्रस्त या लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्रजाति कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लुप्त प्राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सुभेद है, जिसको कि वल्नरेबल बोला जाता है अंग्रेजी में। ऐसी प्रजातियाँ जिनमें खतरा तो है परंतु वह लुप्त प्राय जितना तत्कालिक या तीव्र नहीं माना जाता है। ठीक है, जो हमने लुप्त प्राय बताया है उतना जो है तत्कालिक या तीव्र नहीं माना जाता है। दुर्लभ जो है रेयर बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, जिनकी संख्या कम है पर वे अभी भी सीधे सीधे विलुप्ति के कगार पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए विलुप्त दिया गया है,
यानी कि एक्सटिंक्ट जिसको बोला जाता है, वे प्रजातियां होती हैं जिनका कोई भी जीवित सदस्य प्राकृतिक आवास में देखा ही नहीं गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए। सुंदरलाल बहु, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है ना। चिपको आंदोलन आपको याद होगा, चिपको आंदोलन के ये अग्रणी नेता रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन आपको याद होगा कि चिपको आंदोलन जो है ये वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। 1970 के दशक में जो है आपको याद होगा कि चमोली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक करके अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया था। और चंडी प्रसाद भट्ट और अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा को पढ़ा है, इन्होंने जो है चिपको आंदोलन को विशेष पहचान दिलाई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। पौधे जो है अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से जो है किससे प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृदा से, यानी कि मिट्टी से। हरे पौधे जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ हो जैसे कि भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और पौधों के द्वारा जल और अकार्बनिक तत्व जो भूमि है उसी से प्राप्त किया जाता है। और अकार्बनिक तत्व भूमि के खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या कहीं इनको पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट एलिमेंट ये कहलाते हैं, ठीक है। और इनका पोषण खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं ये संवेदनशील होते हैं। अब देखिए 2024 में ही प्रश्न पूछा गया TRE 3 में वायु प्रदूषण के, किसके, वायु प्रदूषण के। तो वायु प्रदूषण में आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण में अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर देखिए समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। 21 द्वीप शामिल हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 69वीं BPSC का प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कथन हो गए और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। चलिए एक एक करके हम लोग चारों कथन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि चारों कथन सही है। पहले आप माइंड सेट कर लीजिए कि चारों कथन सही ही दिया गया है। गंगा नदी के डॉल्फिन को देखिए IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है इनमें, जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती हैं और शिकार करती हैं और इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है डॉल्फिन को। तो सभी सही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, बताइए कितनी। अच्छा डॉल्फिन को अभी मैंने बताया था कि डॉल्फिन को जो है ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था, कब, तो 2009 में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में जीव जंतुओं की लगभग 90,000 प्रजाति, जीव जंतुओं की लगभग जो है 90,000 प्रजाति तथा वनस्पति की लगभग 47,000 प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वस्तुओं की, मतलब वनस्पति की, ठीक है। चलिए और अनुमानतः 47,000 पौधों की प्रजातियों में से 15,000 फूलों की प्रजाति हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निकटतम के रूप में हम इसको चयन कर लेते हैं और यही आंसर BPSC ने भी दिया हुआ है। चलिए केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, याद रखिएगा केरल में है ये साइलेंट वैली, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो देखिए केरल की शांत घाटी यानी कि केरल की साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, बताइए आप देखिए ये BPSC TRE में ही प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है इसीलिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो कांगेर घाटी जो है ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कांगेर घाटी, और इसका नाम कांगेर नदी से लिया गया है। क्लियर। 1982 में जो है कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में है, ठीक है ना, जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो यहाँ पर संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को देखिएगा कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, गुइंडी तमिलनाडु में है, भगवान महावीर बिहार गलत दिया गया। भगवान महावीर जो है ना, ये बिहार में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा के मोलेम शहर में स्थित है, ये गोवा में है। ठीक है ना, कहाँ पर है, गोवा में है। तो ये गलत हो गया। बलपक्रम मेघालय में है, करेक्ट है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए। यहाँ पर देखिए, मोनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में ये छोड़े गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोड़ा गया है नतांगिकी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कहाँ पर छोड़े गए हैं, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर छोड़े गए हैं। ये छोड़ा गया आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नतांगिकी नेशनल पार्क नागालैंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका गोवा में स्थित है। कहाँ पर है, गोवा में है। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में देखिए, चीन के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। चीन ने किया हुआ है। ठीक है ना, यह दावा करते हुए कि यह विवादी क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए, सक्तेंग जो है ये भूटान में स्थित है। कहाँ पर है, भूटान में। ठीक है, और ये भूटान के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो भूटान में है ये, और इस पर चाइना ने दावा किया हुआ है। देखिएगा कि नागी पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना, नागी पक्षी अभयारण्य ये बिहार में पड़ता है। नागी और नकटी जमुई जिला में। ठीक है, रामसर स्थल का भी दर्जा इनको दिया गया है। तो देखिए, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है। 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये दिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। ठीक है ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है। कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और यह एक प्रमुख उद्यान और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि उनमें से कौन सा सही दिया गया है हीट वेव के संदर्भ में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यदि किसी मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुँच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। देखिए, हीट वेव जो होता है ग्रीष्मकाल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने के कारण को कहते हैं। और यह मैदानी भाग में जो है अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक नहीं, 40 डिग्री या फिर इससे अधिक पहुंचती है तभी ना हीट वेव चलता है, और हमें घर में रहने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि किसी पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसको हीट वेव माना जाता है। उल्टा दिया गया है ये। ठीक है ना, पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तब वहाँ पर हीट वेव माना जाता है। पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री और मैदानी इलाके में 40 डिग्री, तो दोनों गलत दे दिया गया है। ठीक है, तो न तो एक सही है और न ही 2 सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। वातावरण जो है ना किसके द्वारा गर्म होता है, तो जो आपके लॉन्ग वेव फॉर्म होते हैं ना दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक है, सूर्य के ताप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी उष्मा को दीर्घ तरंग के रूप में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों यानी कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनकी ओर संचारित कर देती है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैस से विशेष करके कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है
कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस इसमें से पूछा गया है कि कौन सा है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, CFC, तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कौन सी गैस करती है? तो यहाँ पर एक से अधिक दिया गया है, अभी मैंने ग्रीन हाउस गैस बताया हुआ आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक है, अभी मैंने बताया, बताइए। तो मीथेन भी है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑब्वियसली एक से अधिक हो जाएंगे। देखिए 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। ओजोन भी वातावरण प्रदूषक गैस में मानी जाती है। ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा तो राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी आपका एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मुख्य वायुमंडलीय प्रदूषक इनको माना जाता है। निम्नलिखित में से देखिए किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है H2SO4 की होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जो है किससे होगी? तो इससे आप देख सकते हैं मुख्य रूप से जो है आपको याद होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली जो होती है वर्षा है ये अम्ल वर्षा। और इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक से अधिक आंसर होना चाहिए। उसके बाद एक अम्ल वर्षा के घटक, तो अम्ल वर्षा के घटक इसमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए SNO3 और H2SO4, ए और बी यहाँ पर दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का निम्न में से तो मीथेन है, CH4, इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, मार्स गैस। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कोयले का उपयोग होता है, तो कोयला का उपयोग कई तरीके से होता है, जलाने में है ना, कोयले का उपयोग होता है जलाने में, मुख्य रूप से जलाने में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्ठियों में ईंधन के जलने से निकलती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है ना, ये प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का। उसके बाद देखिएगा कि कणिकीय तत्व क्या है? कणिकीय तत्व क्या है? यानी कि पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। ठीक है ना, इनको कणिकीय प्रदूषक भी कहा जाता है, पार्टिकुलेट मैटर को, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कण और तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। ये वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, ये वायु प्रदूषक है। देखिए, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय का क्या प्रभाव हो सकता है? तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर सनबर्न हो जाएगा, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, त्वचा झुलझना, एक से अधिक राइट आंसर, मतलब 1 2 3 4 सभी ऑप्शन में दिया गया है, तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशनल ढांचा किससे संबंधित है? बताइए। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने और ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता के स्थिरीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है?
तो यहाँ पर देखिए आपका उस समय जो किया था ये आपका किया था संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता। बट अभी आप ध्यान रखिएगा 2025 में जो है ना, 2025 में COP30 का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? तो ब्राज़ील के बेलम में हुआ था, ब्राज़ील के बेलम में हुआ था, ठीक है ना, COP30 का। और COP31 का आयोजन जो होगा ये तुर्की में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2024 में आयोजन इसका अजरबैजान के बाकू में हुआ था, 2025 में दुबई में हुआ था, और 2026 में जो होगा ये तुर्की में होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए लिस्बन घोषणा की बात करते हैं तो ये महासागरों के संरक्षण से संबंधित है, महासागरों के संबंध, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, महासागरों के। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा महासागर, लिस्बन घोषणा याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र यानी कि यूएनई का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर देखिएगा इसका चौथा सत्र जो है ना ये आयोजित हुआ था आपका नैरोबी केनिया में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इसका जो है आपका 7वां सत्र जो है यूएनईए का, ठीक है ना, 7वां सत्र भी केनिया के नैरोबी में ही आयोजित किया गया है 2025 में दिसंबर में, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करंट से रिलेटेड है, पूछेगा यूएनई का 7वां सत्र जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो केनिया नैरोबी में 2025 दिसंबर में। चलिए COP28 के संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है बताइए? तो इसका आयोजन जो है ना COP28 का 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, तो दोहा में नहीं हुआ था, इसीलिए गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी सब सही है इसमें। 2024 में बाकू में हुआ था, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? यहाँ पर देखिए आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन डी एक से अधिक है, ठीक है ना। बताइए सहमति किससे बनी? तो ये बनी थी विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? बताइए। ये देखिए अभी 2023 में प्रश्न पूछा गया था, तो ये सब उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के। किसके? दुर्लभ प्रजाति के हैं, ठीक है ना, दुर्लभ प्रजाति के हैं। और इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया। अनुसूची 1 में 1972 का जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 वाला 1 में शामिल किया गया इसको। देखिए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, तो अभी मैंने बताया था ये प्रश्न देखिए दोबारा से भी बीपीएससी ने पूछा है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनका पुनः चक्रण करके जिनका फिर से उपयोग में लाया जा सके, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? नवीकरणीय में तो ना कोयला है, ना पेट्रोलियम है, ना ही नाभिकीय ईंधन है ना। तो कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो हाइडल एनर्जी है, जल से जो ऊर्जा होता है, ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन जो है ना ये आपका भविष्य में जो है निकट भविष्य में समाप्त होने वाले अर्थात गैर नवीकरणीय ईंधन है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब आते हैं। चलिए सूची दिया गया है, मिलान करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा एडजस्ट हो जाए, है ना। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार परियोजना जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य, जो मिष्टी योजना है, मतलब सॉरी यहाँ पर है ये दूसरा हो जाएगा। ये मिष्टी जो है ना तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केंद्रीय बजट में पेश किया गया था 2023-24 का। और पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली लाइफ पहल है ये संबंधित है नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च हुआ था। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी कि कब कब इसको लाया गया है इसी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो फ्रेंड्स ये करती हैं चीड़ के जंगल में। ठीक है, चीड़ के जंगल में पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं। काहे को सलाह दी जाती है, क्यों दिया जाता है? तो कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं पौधे रात्रि में। ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, और इससे घुटन और जलन महसूस होती है, इसीलिए ऐसा सलाह दिया जाता है कि रात में आप पेड़ के नीचे न सोएं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है आपको याद होगा कि जो पर्णहरित बोला जाता है इसको, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, और यह जो आपका वर्णक है ये पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम का अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। कैल्शियम इसमें नहीं रहता है। मैग्नीशियम तो मेन तत्व है, इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु जो है, धातु आयन पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि मेन मैग्नीशियम है यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो राष्ट्रीय जो स्तनी है यह आपका बाघ है ना, बाघ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीन पीस जो है यानी कि हरित शांति क्या है? ग्रीन पीस, तो ये एक पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह है। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 5000 किलोग्राम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5000 किलोग्राम। चलिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन यानी कि जो उड़ नहीं सकता है वो पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड कीवी आपने पढ़ा होगा, क्रिकेट देखते हैं तो कीवी आपको याद भी होगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो ये किया हुआ है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने किया हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ने किया हुआ है। तमिलनाडु राज्य ने गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के हेतु एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए 2022 में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था, 2022 में। चलिए, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये आपका बिहार के भागलपुर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने जो है अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो देखिए, आर्कटिका एम जो है ये प्रक्षेपित किया था रसिया ने। ठीक है ना, करंट का क्वेश्चन है, उस समय का करंट से भी ये संबंधित हो जाता है। हाल ही में देखिएगा कि कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए जो है अनुशंसित किया गया है? तो देखिए, प्रश्नकाल के दौरान 8 समुद्र तट थे, बट वर्तमान में अभी 18 समुद्र तट को जो है दिया जा चुका है। ठीक है ना, तो अभी आप याद रखिएगा, फिर एग्जाम देने जाएगा तो एक झलक इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये जो है आपका शिमला में है। देखिए, 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। भारत में समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट वनों पर अनुसंधान के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अधीन ये समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है या हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो इसको जो है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है, नीरी बोला जाता है। ये महाराष्ट्र के नागपुर में है, नीरी। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है कहाँ पर, बताइए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना में, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मुरैना में जो है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि
22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने, ठीक है ना, किसने, नाम भी आप याद रख सकते हैं, गेलॉर्ड नेल्सन, ठीक है ना, गेलॉर्ड नेल्सन, गेलॉर्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में किया था। ठीक है, चलिए, और 2025 में जो 22 अप्रैल के दिन मनाया गया था ना, उसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट। तो ये पूरा मैंने आपको सेशन कवर करा दिया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कर दीजिए।